So guys, what's up? Welcome back to the channel and welcome back to the amazing class of CA Inter Law. Very good afternoon to all of you. Very good evening to all of you. Very good morning to all of you. Welcome back. हाँ जी, चलो, we are going to start the writing practice of the chapter dividend. तुम लोगों ने डिविडेंड चैप्टर रिवाइज कर लिया है, जल्दी से बता दो एक बारी फटाफट, और वीडियो को फटाफट से करो पहले लाइक। अगर चैनल पे नए आए हो, नोने आए हो, तो फटाफट से चैनल को कर देना सब्सक्राइब, सो दैट कोई भी ऐसा कंटेंट जो और आगे कंटेंट आने वाला है, और जो आगे आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, और जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, कुछ भी आप मिस आउट ना करो, वो सारी चीजें आपको मिलती रहे टाइम पे। तो इसलिए चैनल को फटाफट से कर देना सब्सक्राइब, और भगवान जो लाइक करेगा ना उसके 5 नंबर बढ़ा देना। हर क्वेश्चन में तो नहीं, मतलब 5 मार्क्स इंक्रीज कर देना बस, ठीक है। चलो, तो और जो सब्सक्राइब करेगा उसको तो पास ही करा देना, ठीक है, उसको तो पास ही करा देना सर। चलो क्या यार सर, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर डिविडेंड, ठीक है। उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करके अपन लोग जो है डिविडेंड वाला चैप्टर भी कवर करेंगे। इसके बाद सर हम कौन सा चैप्टर करने वाले, इसके बाद हम लोग चैप्टर करेंगे चैप्टर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ठीक है। बट शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स की जो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगी वो कल नहीं, वो परसों होगी, बिकॉज बड़ा चैप्टर है। तो बड़ा चैप्टर जो है आप कल पूरा रिवाइज करना, एक बार रिवीजन वीडियो देखना। मैं बोल रहा हूं ऐसा मजेदार तरीके से रिवीजन वीडियो से पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा रिवाइज करना अच्छे से रिवीजन वीडियो से, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर चैप्टर। उसके बाद परसों हम लोग उसके क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है सर। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एंड दिस वाज आस्क्ड बाय द आईसीआई, एग्जाम में पूछा था बैक इन द नवंबर 2020। नवंबर 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया बताओ डिविडेंड का क्वेश्चन क्या है। आओ पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ चलना जरा, ठीक है। काफी बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। कल अच्छे से पूरा रिवाइज करना, टाइम देके उसको याद करना अच्छे से, उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, काफी सारे सेक्शंस है उसके अंदर, तो उसके काफी सारे क्वेश्चंस भी अपन लोग करेंगे। वो काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग कब करेंगे, हम लोग करेंगे परसों, ठीक है सर। एक बच्चा बोल रहा है सर आप हैंडसम हो, इधर सुनो, आईसीआई इज मोर स्मार्ट एंड हैंडसम देन मी, ठीक है। वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ के ना बैंड बजा देंगे। इधर सुनो, Sunlight Limited, oh my God, Sunlight Limited was incorporated on 22nd of January 2019 with the object of providing the software services, ठीक है। ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी जो है कुछ सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है। The company adopted its first financial year from the, रुको, ये कंपनी बनी कब है, 22nd of January 2019। 22nd of January 2019। मुझे बताओ इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा। ऑल दो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट तुम खुद से बताओ मुझे इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा। 22nd of January 2019, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा। 22nd of January 2019 ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा
31 मार्च 2020 को, क्योंकि ये कंपनी बनी है 1 जनवरी को या उसके बाद, तो इसका फाइनेंशियल ईयर अभी 31 मार्च को खत्म नहीं होगा, इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को। तो यहां लिखा भी हुआ है कि आपका 31 मार्च 2020 को फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेड पीरियड आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद आपका जो है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नेट प्रॉफिट दिखा, यानी कि आपका फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट रिवील कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सेइंग कि भैया नेट प्रॉफिट, आपको लॉस वॉस नहीं है कुछ भी, ठीक है, आप प्रॉफिट की सिचुएशन में हो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर द 20% इंटरिम डिविडेंड एट देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 7th of July 2020, दैट इज बिफोर होल्डिंग इट्स फर्स्ट एजीएम। एजीएम में इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो एजीएम से पहले डिक्लेयर किया है। इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन, आपको बताना है क्या कंपनी ने ड्यू डिलिजेंस किया है व्हाइल डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड। नाउ व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको सारे कंप्लायंसेस पूरे करते हुए चलना है, सारी चीजें चेक करते हुए चलना है कि कहीं हम कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर रहे। तो क्या कंपनी ने जब यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इंटरिम वाला डिविडेंड डिक्लेयर किया है, क्या उसमें कंपनी ने पूरा ड्यू डिलिजेंस सारे कंप्लायंसेस को पूरा किया है? मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि आप इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर कर सकते हो? या तो साल के दौरान डिक्लेयर कर सकते हो या आप साल के बाद भी डिक्लेयर कर सकते हो, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद भी डिक्लेयर हो सकता है, बट बिफोर होल्डिंग एजीएम। एजीएम में डिक्लेयर नहीं होगा, एजीएम से पहले डिक्लेयर हो सकता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि प्रॉफिट में है आपकी, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉफिट में से डिक्लेयर कर रहे हो, आपको कोई लॉस वॉस भी नहीं है, तो ये तो भैया एकदम सही हुआ है। फिर उसके बाद मैं पूछता हूं वेदर द कंपनी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। अगर ये कंपनी सेक्शन 8 कंपनी होती तो ना बाबा ना, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो फिर आप डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू डिक्लेयर द डिविडेंड, आप डिविडेंड दे नहीं सकते। एंड व्हाट आर द पीनल कॉन्सिक्वेंसेज इन केस ऑफ फेलियर टू पे द इंटरिम डिविडेंड। इस केसेस में अगर मान लो आप इंटरिम डिविडेंड दे देते हो, अगर आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हो, नहीं देते हो, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर आएंगे? 127 वाले कॉन्सिक्वेंसेज हमारे ऊपर आ जाएंगे। और सर 127 तो फाइनल डिविडेंड के लिए लगता है ना बाबू। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड के अंदर इंटरिम डिविडेंड भी आता है। अगर आपने इंटरिम डिविडेंड का भी डिफॉल्ट करा तो 127 के अंदर पनिशमेंट आ जाएगी। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। कोई मेरे को बता दे कितने साल के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा? मतलब आपको नहीं जाना, 127 के अंदर पेनल्टी का लिखी हुई है, कितने साल के लिए आपको जेल के अंदर जाना पड़ेगा? सर हमको जेल के अंदर जाना पड़ेगा फॉर 2 years, अप टू 2 years लिखा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली 2 years, 2 साल तक के लिए आपको जेल हो सकती है। चलो मेरे साथ आंसर लिखेंगे इसका। अब तुमने आंसर डिस्कस कर लिया, अब तुम लिखना शुरू करोगे। अब तुम प्यारे प्यारे बच्चों की तरह लिखना शुरू करोगे। लिखो जरा आंसर मेरे साथ। आंसर नंबर 1 लिखो। एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 of Companies Act 2013, of Companies Act 2013, ये जो बच्चे चैट करते नहीं ना, मेरे को ऐसा लगता है उनको आंसर पता ही नहीं है। एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लिखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर may declare interim dividend during the financial year or even after closure of financial year, or even after closure of financial year, after closure of financial year, but before होल्डिंग एजीएम, पर एजीएम होल्ड करने से पहले, बिफोर होल्डिंग एजीएम, आउट ऑफ सरप्लस इन P&L अकाउंट और आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर और आउट ऑफ profits generated till the end of quarter, till the end of quarter। दीपांशु बोल रहा सर पेनल्टी याद नहीं हो पाती सारी, तो सारी पेनल्टीज पे इतना ध्यान नहीं देना है, कुछ जो रेलेवेंट है बस उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। आउट ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड टिल द एंड ऑफ क्वार्टर,
immediately preceding the date of declaration of interim dividend. Declaration of interim dividend. जब इंटरिम डिविडेंड आपका डिक्लेयर होगा उससे जस्ट इमीडिएटली पहले जो क्वार्टर एंड हो रहा है वहां तक का जो प्रॉफिट है आप उसको यूज कर सकते हो. ओके. तो आप कहां कहां से क्या बोलते हैं डिविडेंड दे सकते हो, तो आप इसको अंडरलाइन कर दोगे. सरप्लस प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड प्रॉफिट टिल एंड ऑफ क्वार्टर प्रीसीडिंग डेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड. ओके सर. आगे लिखेंगे. इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आगे लिखना. तो एज पर द अबव प्रोविजन, एज पर द अबव प्रोविजंस इट कैन बी सेड दैट, इट कैन बी सेड दैट, हम ऐसा बोल सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट कंपनी, ये सीधा नाम लिख लो, सनलाइट लिमिटेड हैज कंप्लाइड ड्यू डिलिजेंस while declaring interim dividend, as board of director has declared interim dividend on 7th of July, allow for a reason, on 7th of July 2020, that is before that is before holding AGM. ठीक है कर्तव्य. That is before holding AGM and add as it is given in question that company has earned net profit during financial year. So interim dividend can be paid, so interim dividend can be paid out of the profits. तो आप प्रॉफिट्स में से क्या कर सकते हो, इंटरिम डिविडेंड पे कर सकते हो. बोलो है ना. यस सर. उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, क्या आप सेक्शन 8 कंपनी होते तो आप डिविडेंड दे पाते? नहीं, क्योंकि उसको प्रोहिबिटेड होता है. तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a company formed under, या अब कंपनी formed with charitable objects having license as per section 8 is prohibited. ये वर्ड को हाईलाइट करना है आपको. इज प्रोहिबिटेड टू, इज प्रोहिबिटेड टू डिक्लेयर द डिविडेंड. आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाओगे. इज प्रोहिबिटेड टू डिक्लेयर द डिविडेंड. टू मेंबर्स. Profits of such company can be applied for
प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट ओनली। आप सिर्फ उस प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्ट प्रमोट करने के लिए लगा सकते हो। आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है, मना होता है। आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इज माई पॉइंट क्लियर टू यू? क्या हमको बात समझ में आ गई है? यस सर। फिर उसके बाद आप यहां पे लिखोगे थर्ड वाले पॉइंट में पेनल्टी। पेनल्टी वाले में आप लिख दोगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के नॉन पेमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? लिखो एज पर सेक्शन 127 if dividend is declared by company, if dividend is declared by the company, अगर डिविडेंड कंपनी के द्वारा डिक्लेयर होता है, if dividend is declared by the company but not paid or डिविडेंड वारंट इज नॉट पोस्टेड। कंपनी अगर ऑनलाइन पे नहीं करती तो कंपनी अपना डिविडेंड वारंट्स क्या कर देती है, लोगों को दे देती है कि आप उससे जाकर क्या करा सकते हो, आप उससे जाकर डिविडेंड ले सकते हो कंपनी से। हाँ, ये सेकंड पॉइंट में बस आपको इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। दिस इज द सफिशिएंट आंसर फॉर पॉइंट नंबर 2। तो अगर आप ये डिविडेंड पे नहीं करते हो, कितने दिन के अंदर अंदर, कोई मुझे टाइम बताएगा जल्दी से? मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं डैश डाल रहा हूं। कितने दिन के अंदर अंदर? within a period of dash number of days, then हाँ जी, वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड। सब लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर अगर आप पे नहीं करते हो। अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर पे नहीं करते हो फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, from date of declaration of dividend, then director every director who is knowingly party to default will be punishable with imprisonment up to 2 years। एंड इस एंड को हाईलाइट करना, इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years को हाईलाइट करना, एंड फाइन ऑफ एटलीस्ट ₹1000 पर डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। एंड ये तो होगा ही होगा, एंड साथ में क्या होगा? एंड साथ में कंपनी हैज टू पे 18% पर एनम इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। और आपको डिफॉल्टिंग पीरियड के लिए 18% का इंटरेस्ट देना देगा। 18% पर एनम लगेगा आपके ऊपर इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। इस तरीके से आपको आंसर पेपर के अंदर लिख के आना है। मुझे जल्दी से बोलो, क्या एकदम बढ़िया बढ़िया समझ में आ गया? डन डन डन, यस और नो? हाँ जी, फटाफट से बोलेंगे यस यस यस। बोलो यस और नो। क्लियर है सर? क्या हमको यहां पे वो 5 एक्सेप्शन भी लिखनी पड़ेंगी क्या? नहीं,
आपको पांचों एक्सेप्शन नहीं लिखनी, ठीक है। उसने ये थोड़ी पूछा है कि किस केस में कॉन्सिक्वेंसेज नहीं लगेंगे, वो क्वेश्चन अलग होता। आपको सिर्फ उसने कॉन्सिक्वेंसेज पूछा, मैंने पनिशमेंट बता दी। उसने कॉन्सिक्वेंसेज पूछे, मैंने पनिशमेंट बता दी, और कुछ नहीं लिखना। अब वो एक्सेप्शन वाला केस आएगा तो वो अलग से क्वेश्चन में पूछता दैट लिस्ट डाउन द केसेस जिस केसेस में पनिशमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, तो हम उसको वो कॉन्सिक्वेंसेज की एक्सेप्शन देंगे, अदरवाइज आपको एक्सेप्शन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। इंटरेस्ट शेयर होल्डर को देना है या कंपनी को? हाँ हाँ, और क्या, कंपनी देगी शेयर होल्डर को। ठीक है, ओके ओके ओके। अब आगे आ जाओ, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। लास्ट में तुमको एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊंगा, वो चारों कंडीशन वाला क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक, बट दैट इज अ लवली क्वेश्चन, क्योंकि पुरानी जो राइटिंग प्रैक्टिस है, आप और भी क्वेश्चंस देखोगे करके, तो उसके अंदर वो 4 कंडीशन वाला क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं बार बार, है ना। मैंने भी करा रखे हैं वो 4 कंडीशन वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने भी करा रखे हैं, बट उसमें काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर से हैं। एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वो मैं आज तुमको लास्ट में कराऊंगा एकदम, ठीक है। इतना कैसे लिखेंगे? कह रही इतना लिखेंगे कैसे? तो फिर आप क्या चाहते हो कि आप उधर 3 लाइन लिख के आओ और तुमको 5 नंबर मिल जाए? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसमें 2 पेज फिल करके आओ, 3 पेज फिल करके आओ। व्हाट मैटर्स इज आप क्वालिटी का लिख रहे हो, राइट। सर 12% फिर इंटरेस्ट किस केस में मिलता है? 12% इंटरेस्ट उस केस में होता है जब आपको जो डिविडेंड आपका पे नहीं हो पाता 30 डेज के अंदर, उसको आपको ट्रांसफर करना होता है टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और वो 7 डेज के अंदर करना होता है। अगर वो आपने नहीं किया तो उस पर आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है, उस पर आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ईशान वो रिवीजन वीडियो में है तो सही 126। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है सुनना जरा। The board of directors of Future Fashions Limited at its meeting recommended a dividend on its paid up equity share capital, which was later on approved by the shareholder. तो board of director ने क्या करा? एक फाइनल डिविडेंड रिकमेंड करा, शेयर होल्डर ने उसे क्या कर दिया? शेयर होल्डर ने उसे अप्रूव भी कर दिया। Thereafter the directors at the another meeting of the board passed the board resolution. बहुत बढ़िया, शेयर होल्डर ने उसे एजीएम में अप्रूव करा है। मैं आपसे इसे नॉलेज के लिए पूछ लेता हूं कि जब ये फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, एजीएम में अप्रूव हुआ, इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ होगा? इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ होगा? सर इसके लिए रेजोल्यूशन पास हुआ होगा ओआर, इसके लिए रेजोल्यूशन पास हुआ होगा ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ होगा। यस और नो? यस सर, इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, ठीक है। बोर्ड ने जब रिकमेंड करा होगा उसने बीआर पास किया होगा, बट एजीएम के अंदर इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ होगा? ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है सर। तो आगे सुनना जरा। फिर उसके बाद बोलता है बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करा? खुद से एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया, खुद से एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया। यही तो चाहिए तुमको। फॉर डाइवर्टिंग द टोटल डिविडेंड टू बी पेड टू द शेयर होल्डर फॉर परचेज ऑफ सर्टेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्होंने क्या करा? कुछ पैसा उठा के बोले डिविडेंड बाद में दे देंगे, पहले इस पैसे को डाइवर्ट करते हैं और इससे कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स खरीद लेते हैं, क्योंकि अभी हमको प्रॉफिट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदने के बाद फिर जो पैसा बाद में बेचकर वापिस आएगा ना, उससे हम लोग क्या कर लेंगे? उससे हम लोग क्या कर लेंगे? बाद में डिविडेंड दे देंगे। और इन्होंने बाद में डिविडेंड दिया कब? 45 डेज बाद। एग्जामिनिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, whether the act of the director is in violation of the provision of the act or not. Definitely yes, ये violation है प्रोविजन का भैया, तुमने गलत करा। State the consequences that shall follow for the above violated act. तो आपको लास्ट में क्या बताने हैं? कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं, ठीक है। ओके, बता देंगे। लिखो जरा, पहले पूरा प्रोविजन कैसे लिखेंगे? आंसर, इसमें कौन सा सेक्शन कोट होगा? कोई बच्चा बता सकता है मेरे को? गलत किया देवसेना, गलत किया, ये आपको नहीं करना था। आपने क्या कर दिया? पैसा डाइवर्ट कर दिया। कोई बच्चा मुझे बता सकता है यहां पे कौन सा सेक्शन कवर होने वाला है? वेरी गुड सर, यहां पे सेक्शन 126 कहां से अप्लाई होगा? नालायक, ये सीवीपी बैक ऑफिस क्या लिख रहा है? 126 विल बी अप्लाइड। 127 तो लगेगा ही लगेगा। निशांत बोल रहा है 123 लगेगा, 123 भी नहीं लगेगा, 123 भी नहीं लगेगा, 124 लगेगा और 127 लगेगा। भाई मैंने क्लास में, रिवीजन में, हर जगह 124 127 को एक साथ पढ़ाया है। आप प्लीज, अगर किसी ने रिवाइज नहीं किया तो प्लीज रिवाइज कर लेना एक बार जरा। 124 127 लगेगा। 124 में पूरा कार्यक्रम बता रखा है कि कितने कितने टाइम के अंदर पे होता है, और फिर अगर पे नहीं कर पाओ तो वहीं पे 127 कनेक्ट हो जाता है। नालायक, सॉरी बोलो। जिन्होंने गलत आंसर दिया सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। चलो 124 और 127 लगेगा। वेरी गुड, आ जाओ। स्मैश बीजीएम जो है वो सिर्फ एक ही काम किए जा रहे हैं, वो 12% लिखे जा रहा है बार बार। लिखो आंसर एज पर
सेक्शन 124 of Companies Act 2013, if a dividend is declared by the company but not paid or claimed, dividend not paid or claimed within 30 days of declaration, 30 डेज ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन, अगर डिक्लेरेशन डेट से 30 डेज के अंदर अंदर आपने पे नहीं किया या सामने वाले ने क्लेम नहीं किया, या सामने वाले ने क्या नहीं किया, क्लेम नहीं किया, so such amount is transferred within 7 days from expiry of said 30 days. ये 30 दिन जैसे खत्म होंगे वहां से 7 डेज के अंदर वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट. ये पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर बाबू, टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट. अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है सर. if not transferred within 7 days, then interest at the rate of 12% per annum shall be payable. और अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया तो आपको 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अब ऐसे तो सर शेड्यूल्ड बैंक में होगा. यस. अब ऐसे तो सर एक बार बताओ, ऐसे तो सर एक बार बताओ, यहां पे लिख लेना सर अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहां पर लिख लेना इन अ स्पेशल अकाउंट. इसको ऐसे लिखो, रुको, इसको ऐसे लिख लो, सॉरी तो ऐसे लिख लो ना, इन अ स्पेशल अकाउंट विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. थोड़ी सी चीटिंग तो चलती है ना, एवरीथिंग इज फेयर. इन अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दैट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट. अनपेड डिविडेंड अकाउंट. ठीक है. ठीक है सर. सर 18% इंटरेस्ट नहीं लगेगा. नहीं प्रियांशु, 18% इंटरेस्ट नहीं लगेगा. अभी तो बताया था. ये प्रियांशु के सारे मैसेज पढ़ता हूं मैं टेलीग्राम में, जो तू लिखता है ना सब पढ़ता हूं बेटा मैं. जो तू गलतियां कर रहा है अलग अलग सब पढ़ता हूं मैं. इफ नॉट ट्रांसफर्ड विद इन 7 डेज देन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम शैल बी पेबल. आगे लिखना फर्दर. अब थोड़ी सी चीटिंग और होगी. 127 वाला पूरा प्रोविजन एज इट इज उठा के चेप दो यहां पे. ये रहा. सर हम कैसे चेपेंगे, आपको नहीं टीपना. आप बस ये ध्यान रखना यहां पे दोबारा आपको 127 वाला पूरा प्रोविजन लिखना है. फर्दर एज पर सेक्शन 127 इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इंटरेस्ट 18% का. डायरेक्टर को जेल हो सकती है 2 साल तक की. एंड फाइन लगेगा कितने रुपए का, 1000 रुपए तक का. 1000 रुपए तक का. ठीक है. पहले आपने पूरा प्रोविजन लिख दिया. ओके सर. अब यहां लिखो इन द गिवन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर फैशन लिमिटेड recommended the dividend
recommended the dividend. Board of Director of Future Fashion Limited recommended the dividend and shareholders approved the same in AGM. ये क्या लिख रहे हो आप? फैक्ट्स एंड एनालिसिस. और ये ऊपर आपने क्या लिखा था? द रेलेवेंट प्रोविजंस. ओहो. In the given case, the board of directors of the Future Fashion Limited recommended the dividend and the shareholders approved the same. But the board of directors passed board resolution and diverted the amount to purchase. क्या खरीदने के लिए उन्होंने पैसा डाइवर्ट कर दिया? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए. टू परचेज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए उन्होंने क्या कर दिया? पैसा डाइवर्ट कर दिया. ओ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए इन्होंने क्या कर दिया? पैसा डाइवर्ट कर दिया. जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा डाइवर्ट हो गया तो ये तो गलत हो गया ना. एंड अल्टीमेटली the dividend was paid to shareholder after 45 days. और आपने अल्टीमेटली 45 दिन बाद उनको क्या करा? डिविडेंड दिया. ये तो गलत है. ये तो गलत है. So since the dividend is not paid within 30 days, so unpaid amount shall be transferred to अनपेड डिविडेंड अकाउंट. तो ये पैसा आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा विद इन कितने दिन के अंदर? जल्दी बोलो. मैं नहीं लिखूंगा, आप बताओगे. कितने दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाएगा? विद इन डैश डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज. कितने दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर करना है? सर 7 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर करना है फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज. जैसे ही 30 दिन आपके खत्म हो जाएंगे, 7 दिन के अंदर अंदर ये पैसा उठा के ट्रांसफर कर देना. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर फैशन लिमिटेड हैज ऑल्सो वायलेटेड सेक्शन नंबर 127 as dividend was not paid within 30 days. क्योंकि डिविडेंड 30 डेज के अंदर अंदर पे नहीं हुआ, so the director of Future Fashion Limited who were a party to default shall be liable for fine of rupees 1000 at least per day and imprisonment up to 2 years. And imprisonment up to 2 years. And imprisonment up to 2 years.
यहां पर आप ये कॉन्सिक्वेंसेज लिख सकते हो, जो इन्होंने पूछा था ना कॉन्सिक्वेंसेज बताओ, तो पहला कॉन्सिक्वेंसेज ये होगा और दूसरा कॉन्सिक्वेंस कंपनी शैल ऑल्सो बी लायबल, कंपनी शैल ऑल्सो बी लायबल टू पे इंटरेस्ट at the rate of 18% per annum for period of default. For period of default. For period of default. Clear? Clear, sir. हाँ ठीक है गौरव, थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। नहीं, अब इसके अंदर मेरे को वो 27 वाला 90 डेज वाले डालने की जरूरत नहीं है कि वो मेरे को लिस्ट डालनी थी 90 डेज के अंदर, उसके अंदर वो नाम लिखा होना चाहिए, वो सब नहीं लिखना, वो सब नहीं लिखना। 12% क्यों आएगा? 12% तब हमको कोट करना होता भाई अगर इन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर ना किया होता, तो यहां मुझे 12% वाला रेट कोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां देखो इन्होंने ये लिखा है कि दिस इज पेड टू आफ्टर 45 डेज। अब ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ इस चीज की तो क्लैरिटी नहीं है ना कि वो 7 दिन के अंदर पैसा अनपेड में गया नहीं गया। चलो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओहो ओहो, मैं कुछ भी अच्छा नहीं लिखता ईशान, ठीक है। बस जो चीजें जैसे देखो लॉ का आंसर लिखना है, ऐसा कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है भाई। आपको सिर्फ प्रोविजन को वही लिखना है जो वो है, बस आप उसे बदलो मत। अब आप बोलते हो मैं आंसर नहीं लिख पाता पेपर में, तो आंसर ना लिखने की सबसे पहले ही सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ही नहीं याद कर रखा। अगर आपको प्रोविजन ही नहीं पता, भाई एक बार बताओ मुझे, आज कोई पूछे कि फिजिक्स का कोई सो एंड सो लॉ बताओ, तो मैं बोलूंगा भाई मुझे नहीं पता। क्या मैं उस पर कुछ, अगर मान लो मेरे को फिजिक्स का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, बोला जाए इस पे आंसर लिखो, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखो 5 मार्क्स का, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि मुझे उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो मैं आंसर कहां से लिखूंगा? इफ आई एम नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट, इफ आई एम नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट, देन हाउ आई कैन राइट डाउन द आंसर? मेरे को आंसर कैसे पता चलेगा? मैं आंसर में क्या लिखूं? कुछ नहीं। बट अगर मेरे को चीज के बारे में पता है तो मैं उसको फ्रेम करके चाहे तोड़ मोड़ के टूटा फूटा लिखूं, बट मैं लिख पाऊंगा। बट जब मेरे को प्रोविजन ही दिमाग में नहीं है, भाई अभी तुमको इंटर के लॉ में मर्जर अमालगमेशन के कोई प्रोविजन नहीं पढ़ाए गए। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं सेक्शन 230 का मर्जर अमालगमेशन का, क्या तुम आंसर दे पाओगे? नहीं, क्योंकि प्रोविजन ही नहीं पता, तो आंसर कैसे लिखोगे? अब आपको प्रोविजन पता है कि सर मेरे को प्रोविजन अच्छे से पता है, मेरे को ये पता है कि ये क्वेश्चन इस चीज का आंसर ये है, तो जो आपके दिमाग में आ रहा है, जैसा आपको लेमन लैंग्वेज में समझ में आ रहा है वैसे ही लिखना है। बस ये है कि थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेम करके लिखो, कोई और ऐसा टेक्निकल कुछ नहीं लिखने की जरूरत। आप सोचते हो बिल्कुल एग्जैक्ट बेयर एक्ट में छाप के आऊं, मैं नहीं छाप रहा भाई। आप बेयर एक्ट उठा के देखो, बेयर एक्ट उठा के देखो, बेयर एक्ट में प्रोविजन की जो लैंग्वेज है इट इज बिग डिफरेंट। आप यहां पे जो आंसर लिख रहे हो इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। और मैंने जितने पेपर दिए हैं, मैंने जितने भी लॉ के एग्जाम्स दिए हैं, और मैंने बहुत सारे लॉ के एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है। मैंने सीए में भी लॉ के एग्जाम दिए हैं, मैंने सीएस तो ऑल अबाउट लॉ है, सीएस में तो पूरा भर भर के लॉ है। तो सीएस एक्जी में पेपर थे, सीएस प्रोफेशनल के 9 पेपर्स थे, 9 के 9 लॉ पेपर्स थे, एक टैक्स था उसके अंदर बस, और एक एफएम था, 7 पेपर लॉ के थे, ठीक है। सीएस एग्जीक्यूटिव में देयर वर 7 पेपर्स आउट ऑफ विच 5 पेपर्स वर ऑफ लॉ। तो 5 पेपर एक्जी में हो गए, 7 पेपर, 12 पेपर लॉ के हो गए सीएस में, और सीए में भी लॉ के पेपर, थ्योरी का, ऑडिट का पेपर। वेयर एवर आई हैव रिटन द आंसर आई हैव सीन दिस थिंग। अगर आप प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में लिख के आओगे आपको मार्क्स मिलेंगे। इवन मैं तुमको बताऊं, मेरे पास ने एक आंसर शीट पड़ी है मेरी सीए फाइनल की, जिस आंसर शीट में एफएम का मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखा सकता हूं। उसमें पहले न्यूमेरिकल पूछा हुआ है 8-8 नंबर के, फिर 4 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। द वे आई प्रेजेंटेड दे हैव गिवन 20 आउट ऑफ 20। 20 में से 20 मिले हुए भाई, 20 में से 20 मैं तुमको बोल रहा हूं, 20 आउट ऑफ 20 आई हैव गॉट इन दैट एफएम का क्वेश्चन। और थ्योरी में भी पूरे 4 में से 4 है। न्यूमेरिकल तो चलो तुम बोलोगे कि 16 में से 16 मिल गए क्योंकि न्यूमेरिकल का आंसर ठीक होगा, बट उसका भी वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ना। और ऐसी जो आपका थ्योरी का क्वेश्चन है उसमें भी 4 में से 4 है, पूरे 20 में से 20 दिए हुए। इंटर का जो एफएम था, इंटर का एफएम वॉज, उसमें एफएम भी थी और इको भी थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट थ्योरी, एफएम में भी काफी सारी थ्योरी आई थी।
आई गॉट 83। तो मैंने कभी ऐसा नहीं लिखा कि मैं पूरा ऐसा छाप के आ रहा हूं या किताब आपने याद कर ली, रट ली और फिर आपको उसको एग्जाम के अंदर लिखना है। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या समझो मेरी बात, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको चीज समझनी है और चीज समझने के बाद उसको बस ऐसे लिख देना है कि आपका मीनिंग ना चेंज हो। आप कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में प्रॉपरली समझा के आ सकते हो। सबसे बड़ा मिथ है ये आपके दिमाग में, इस मिथ को हटाओ कि मेरे को एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख के आनी है। क्या नहीं लिख के आनी होती बेटा एग्जैक्ट लैंग्वेज। आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी चीज लिखनी है, जितनी आपने समझी, आपको जितना समझ में आया, जो चीज सही है प्रोविजन उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो। सब्जेक्ट टू मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। इसके अलावा और कोई सीन नहीं है। मैंने जितने भी लॉ के पेपर लिखे हैं मैंने ऐसे ही लिखे हैं एंड आई हैव गॉट एग्जाम्पशंस, आई हैव गॉट 80+ मार्क्स इन द लॉ एग्जाम्स, इसी से ही आए हैं। कभी मैंने ऐसा, और ये जो मैं लिख रहा हूं ऐसे ही मैं अपने पेपर के अंदर लिख के आता था। तो थोड़ा सा तो तुमको सेंटेंस फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए बस तुम थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तुम्हारी सेंटेंस फ्रेमिंग हो जाएगी, उसके बाद तुम आंसर लिख दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मेरे को बेयर एक्ट की वो छाप के आनी है, लैंग्वेज छाप के आनी है। ऑडिट के पेपर में ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमको सेम टू सेम मॉड्यूल छाप के आना है। हाँ, कुछ कीवर्ड जरूर होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, किसी आंसर के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लिखने बहुत जरूरी है। अगर आप वही नहीं लिखोगे, आप समझो ना, एक आंसर की एसेंस आप अगर हटा दो तो फिर क्या ही रहा। फिर तो आपने आंसर लिखा और उसमें से जो मेन चीजें हैं वही हटा दी, आपने वही नहीं लिखी, मेन क्रक्स ही नहीं लिखा, तो फिर आपका वो आंसर एक तरीके से पूरा कंप्लीट आंसर है ही नहीं, वो तो अधूरा आंसर है ना। तो वो कभी भी मत करना, वो कभी भी मत करना, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन को लिखो, स्टार्ट राइटिंग, एटलीस्ट ना खुद से लिखने की कोशिश करो। थोड़ा टूटा फूटा लिखोगे बट लिखना समझ में आएगा कि लिखते कैसे हैं। हम सिर्फ याद किए जाते हैं और पेपर में जाके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसे लिख दूंगा, और फिर वहां पर ये गिल्ट देते हैं अपने आप को, यार मैंने बुक की लैंग्वेज याद नहीं करी, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। एग्जैक्ट रट्टा कोई मार के जाना होता है कि सेम टू सेम यही 4 लाइन में पेपर में छाप के आऊंगा, नहीं। और सेम टू सेम क्वेश्चन तो आपको हो सकता है पेपर में मिलेंगे भी नहीं। ऐसा हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा किसी प्रोविजन का, आप किसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन करके चले गए, बट एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन दिखेगा आपको पता रहेगा ये इस सेक्शन का है, बट वो वाला क्वेश्चन आज तक क्वेश्चन बैंक्स में था ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी ड्राफ्ट ही नहीं हुआ। प्रोविजन पता है ना अपने को, तो लिखना शुरू करो उसको, सेक्शन को, और सेक्शन लिख के उसके बाद आंसर लिखो, बट अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा मिथ है ये कि हम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। भाई लिख सकते हो। आई हैव डन ऑडिट मैंने सेल्फ किया, इंटर में, फाइनल में सब सेल्फ किया मैंने ऑडिट, ठीक है। खुद से मैं लिख के आया हूं, तब तो कोई ऐसे रिवीजन वीडियो भी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, कोई ऐसा राइटिंग प्रैक्टिस सेशन नहीं। एंड आई हैव डन सेल्फ, खुद से मैंने दिमाग लगा के ये रखा कि भैया अगर मेरे को टॉपिक ये पता है, पेपर में क्वेश्चन आया, मुझे आंसर इतना लिखना है, एंड आई हैव गॉट 55+ मार्क्स, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। कहीं मैं तुमको बोल रहा हूं, कहीं ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा दैट यू हैव टू कॉपी द लैंग्वेज ऑफ द मॉड्यूल और द बेयर एक्ट और बुक या फिर स्टैंडर्ड, जो भी आप ऑडिट में, लॉ में कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं ऐसा नहीं लिखा। राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, सब्जेक्ट टू मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। बस वो जो एसेंशियल वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट कर देना, वो आंसर का पार्ट जरूर होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर आंसर, दैट्स इट। लेंथ हमेशा डिपेंड करती है कि आपको कितना कंटेंट लिखना है, लेंथ मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती। आप सोचते हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2.5 पेज खींचूंगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो 3-4 पेज तो लिखने पड़ेंगे क्योंकि 8 मार्क्स का है। ऐसा नहीं होता। क्वालिटी मैटर्स ओवर द क्वांटिटी। हमेशा ध्यान रखना, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप 2 पेज लिख रहे हो, डजंट मैटर। 1-1.5 पेज के अंदर आपने अच्छे से आंसर को समझाया, प्रेजेंट किया, द वे यू हैव प्रेजेंटेड, दैट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो 2 चीजें हमेशा, मैं बोल रहा हूं आज के बाद ये तुमको डाउट नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना, तुमको 2 चीजें गांठ बांध लेनी है। पहला, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दूसरी चीज, मेरे को क्या करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। समझ में आ गई मेरी बात? अगर मेरी बात समझ में आ गया तो जरूर जरूर कमेंट में लिख के जाना, यस सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब इधर आओ जरा। ठीक है प्रियांशु, मैं देख लूंगा, टेंशन नॉट। आगे आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। ESPN Heavy Engineering Limited is a listed entity engaged in the business of providing engineering solutions. Engineering solutions to client across the country. ये कंपनी बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्विसेज देती है। The company followed consistent growth over the years and rate of declaration of dividend in the immediately preceding 3 financial year is 15%, 20%, 25%. कंपनी के पिछले 3 साल का रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है आपको 15, 20 एंड 25। मेरे साथ लगे हाथ जरा इसका एवरेज निकाल लो। 15 प्लस 20 प्लस 25, 15 प्लस 20 प्लस 25, इसको टोटल करो जरा। ये आपका निकल कर आएगा आपका
60 आ रहा है और 60 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ रहा है 20%। तो एवरेज रेट आपका कितना निकल कर आ गया 20%। गॉट इट? हाँ सर, एवरेज रेट निकल कर आ गया हमारा 20%। ठीक है बेटा, ठीक है सर। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस ऑफ द स्पेशल पार्ट ऑफ द मशीन, कंपनी इनकर्ड लॉस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो गया। इवन दो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के दौरान कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10%, पर लॉस होने के बावजूद भी कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया 10% का। हाँ, तो दे ही सकते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑन मीटिंग हेल्ड ऑन 5th of August एंड रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 15%। उसके बाद फाइनल अकाउंट आपके अप्रूव हुए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 15% क्या कर दिया, फाइनल डिविडेंड रिकमेंड करा। यहां पर ये सीवीबी बैक ऑफिस ने चारों कंडीशन लिख दिया, बट वो कंडीशन यहां पे नहीं आएंगी। द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर वॉज कन्वीन्ड ऑन 31st of August 2022। तो 5 अगस्त को फाइनेंशियल्स अप्रूव हुए थे, 31 अगस्त को मीटिंग हुई और मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने डिमांड करा कि यार तुम हमें इंटरिम डिविडेंड 10% दे रहे हो। ये देखो यहां पे इन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया था कितना, 10%। कंपनी ने इंटरिम दिया था 10%। तो शेयर होल्डर ने बोला आप हमें इंटरिम डिविडेंड 10% दे रहे हो तो फाइनल डिविडेंड कम से कम 20% तो दो। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अब यहां शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं, पहले तो तुम 10% इंटरिम दे रहे हो, अब तुम बोल रहे हो फाइनल हम 15 देंगे। यार उसको डबल तो कर दो। तो लॉ ने बोला, शेयर होल्डर ने बोला भाई उसको 20% दो, हमको तो कम से कम 20% डिविडेंड चाहिए। अच्छा, फिर उसके आगे बोलता है इट वॉज ऑल्सो सबमिटेड दैट रेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स वर 15%, 20% एंड 25%। तो 15%, 20%, 25% ये आपके पिछले 3 साल के रेट है। और जो आपके पिछले 3 साल के रेट है ना, उसका अगर आप एवरेज करोगे तो वो भी 20 आ रहा है। तो हम कौन सा तुमसे लिमिट से ज्यादा मांग रहे हैं? तुम पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि आप इस साल किस में हो, लॉस में हो। तो आप पिछले 3 साल का एवरेज कर लो, वो 20% आता है। तो हम तुमसे 20 ही तो मांग रहे हैं। अगर तुमने इंटरिम 10 दिया है तो भैया यहां पे क्या दे दो, 20 दे दो। बोलो आया ना? बट द कंपनी सेक्रेटरी एम्फसाइज दैट फाइनल डिविडेंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। बट जो सीएस साहब हैं, सीएस साहब ने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमने बाद में अप्रूव करने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया 10%, वो इंक्रीज नहीं हो सकता। हम 15%, हमने जो 15% तुमको फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है वो इंक्रीज नहीं हो सकता। आपको बताना है वेदर कंपनी कैन डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। सवाल नंबर 1, क्या कंपनी लॉसेज होने के बाद भी इंटरिम डिविडेंड दे सकती है? ठीक है। क्या जो डिविडेंड दिया गया है वो करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट रेट है या नहीं है, वो बताना है। और कंपनी सेक्रेटरी की डिसीजन करेक्ट है या नहीं है, एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का करेक्ट रेट क्या होगा ये आपको बताना है। नमस्ते करण सर, थैंक यू सो मच। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बैच ने सितंबर में बहुत हेल्प की। स्कोर्ड 75 इन द, ओ भाई लॉ में 75 मार्क्स। वाओ नाइस, कांग्रेचुलेशंस, मेनी कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच। चलो तो अब हम लिखेंगे, देखो पहला आंसर क्या है, इंटरिम दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं 10%। क्या बिल्कुल करेक्ट रेट है? हाँ करेक्ट रेट है। रेट एवरेज के अंदर है, एवरेज 20% आ रहा है, हमने तो 10% दिया है। क्या यहां पर कंपनी सेक्रेटरी का कंटेंशन डिसीजन एकदम करेक्ट है? यार ये जिस बच्ची के 75 आए हैं, तनिष्का तुमने अगर शीट मंगवाई है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करना ना, तो प्लीज मेरे साथ शेयर करना एक बारी। प्लीज टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सएप, मेरा नंबर तुमको टेलीग्राम से मिल जाएगा, एक बार व्हाट्सएप पे प्लीज टेक्स्ट करना। हाँ जी, डिसीजन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट। क्या कंपनी सेक्रेटरी का डिसीजन एकदम करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेट रिकमेंड करते हैं आप उतने पे अप्रूव कर सकते हो, उससे लोअर कर सकते हो, बट कोई करेगा नहीं, क्योंकि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला 15% देंगे, कोई फुद्दू होगा जो बोलेगा 13% दे दो, तो कोई लोअर तो करेगा नहीं, बट आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, ये आपको मना होता है। यू कैन नॉट इंक्रीज द रेट विच इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आंसर लिखना शुरू करेंगे, जरा मेरे साथ लिखो। आंसर सबसे पहले तो हम वही 123 सबसेक्शन 3 वाला टॉपिक चिपका लेंगे, ये इंटरिम वाला, ये सेम टू सेम हम चिपका लेंगे। अरे यार हाँ मत कराओ, ठीक है। एवरीथिंग इज फेयर इन लॉ एंड वॉर, ठीक है। इट्स नॉट लॉ एंड वॉर, इट्स लॉ एंड वॉर। तो वॉर तुम्हारी होगी जनवरी में, फिलहाल अभी चल रहा है लॉ।
तो ये अपन लिख लेंगे सबसे पहले 123, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड वाला पूरा प्रोविजन एज इट इज लिखोगे, ठीक है सर। उसके बाद आप यहां पे लिखोगे, लिखो प्रोवाइडेड दैट इफ कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग current financial year up to the end of quarter up to the end of quarter immediately preceding immediately अरे जो तुम ये बाद में लिखोगे ना, अभी तुम थोड़ी साथ साथ इसको लिखोगे और मैं ऐसे रुक जाऊंगा, तो इसको लिख लेना यहां पे up to the end of quarter immediately preceding the date of declaration of dividend, then the rate of interim dividend shall not be more than the average rate of dividend of last 3 years. It shall not be more than the average rate of dividend of last 3 years. मंगा लो ना यार तनिष्का प्लीज, लॉ की तो मंगाई लो प्लीज आरटीआई से। देन द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 years, आपका उस रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर। तो मैं लिखूंगा एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। एवरेज रेट कितना निकल के आया था जल्दी से बताओ, एवरेज रेट कितना निकल के आया था सर? एवरेज रेट निकल कर आया था आपका 20%। कैसे? 15 + 20 + 25 डिवाइड बाय 3, तो इट वाज योर 60 डिवाइड बाय 3, दैट इज 20%। 60 डिवाइड बाय 3 20%, ठीक है। और आगे लिखेंगे फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कंपनी may declare dividend in general meeting, but shareholders cannot exceed the rate recommended by board of director। जो रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे आप उससे क्या नहीं कर सकते? इंक्रीज नहीं कर सकते। कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड बट शेयर होल्डर कैन नॉट एक्सीड द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक्सीड की जगह इंक्रीज भी कर सकते हो, ये उस रेट को बढ़ा नहीं सकते, उससे एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है सर। अकॉर्डिंगली अब हम आंसर करेंगे पहले पार्ट का। फर्स्ट में इन्होंने क्या पूछा था? क्या इंटरिम डिविडेंड एज पर लॉ, क्या कंपनी इंटरिम दे सकती है? हाँ। क्या एज पर लॉ रेट ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, लिखो एज पर द गिवन केस ESPN हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड incurred लॉस इन करेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22। आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है, ठीक है सर। करंट फाइनेंशियल ईयर में हमको लॉस हुआ है। द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रीसीडिंग
financial year is 20%. So the rate of interim dividend. So the rate of interim dividend shall not exceed 20%. Hence, company has the right as per law to declare the interim dividend and which shall not exceed 20%. जो 20% को क्या नहीं होगा, एक्सीड नहीं करेगा, विच शैल नॉट एक्सीड 20%. ठीक है, ठीक है सर. कंपनी हैज डिक्लेयर्ड 10% विच इज करेक्ट एज पर लॉ. ये लॉ के हिसाब से एकदम करेक्ट है. 10% इज करेक्ट एज पर लॉ एंड कंपनी कैन डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड. कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है एंड आप क्या कर सकते हो, आप 10% जो डिक्लेयर करके बैठे वो भी एकदम ठीक है. और सेकंड पॉइंट का आंसर मैं लिखूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड dividend of 15% और फाइनेंशियल ईयर 21-22, but the shareholders demanded 20% interest, 20% dividend as interim was 10%. But the dividend cannot be declared at a rate higher than what is recommended by board. जो बोर्ड ने रिकमेंड करा है आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते. What has been recommended by the board, तो हम लास्ट में लिखेंगे yes, the decision of company secretary is correct. कंपनी सेक्रेटरी का जो डिसीजन है वो क्या है, करेक्ट है. डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एट रेट हायर देन रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कंपनी सेक्रेटरी का जो डिसीजन है वो एकदम करेक्ट है. लो जी, क्लियर है यहां तक. कोई भी डाउट है तो मेरे से फटाफट से पूछ लो, अदरवाइज एक बार चैट में फटाफट से लिख दो प्यारे प्यारे बच्चों की तरह डन 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 डन. अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे फटाफट से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चैट में एकदम प्याले प्याले क्यूटी क्यूटी बच्चों की तरह जल्दी से लिख देंगे यस सर डन 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 डन. एक बार ही स्माइल करो, ऐसे हंस के पढ़ा करो, ऐसा पता नहीं क्या मुंह लटका के पढ़ते रहते हो, टेंशन लेके पढ़ते रहते हो इतनी. एकदम ऐसा स्माइल करके पढ़ा करो. सर स्माइल आती नहीं है, ऐसे स्माइल करो स्माइल आएगी. अरे हंसो ना, आएगी स्माइल. अरे हंसो तो सही, हंसो ना, आ जाती है ना, देखो आ गई ना. बस ऐसी स्माइल करके पढ़ा करो. ठीक है, ठीक है सर. चलो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है. ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है. एमएनपी लिमिटेड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़. एमएनपी लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़. अब मैं तुमको दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले कराऊंगा, न्यूमेरिकल वाले. ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़. फ्री रिजर्व कितना दे रखा है, 50 करोड़. ठीक है, कंपनी ने लॉस किया 40 लाख का और कंपनी डिविडेंड देने की पोजीशन में नहीं है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, क्योंकि कंपनी को लॉस है. अगर कंपनी को लॉस है, सारे प्रोविजन मिक्स हो रहे तो बेटा रिवाइज करो अच्छे से, टाइम देके रिवाइज करो. अभी टाइम है, अच्छे से रिवाइज करो. अगर आपको लॉस है तो आप डिविडेंड दे सकते हो. हाँ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्लानिंग टू अनाउंस द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर आउट ऑफ द फ्री रिजर्व.
एवरेज रेट पिछले 3 साल का आपको दे रखा है 20%। क्वेश्चन आपसे पूछता है बताओ मैक्सिमम कितना डिविडेंड आप दे सकते हो। तो मैं यहां पर पहले जरा कंडीशंस लिखनी शुरू करूंगा। तो मैं आपके साथ आंसर ऐसे लिखूंगा। आंसर कैसे लिखना आपको, लिखो आंसर नंबर 4th, एज पर सेक्शन 123, एज पर सेक्शन 123। क्या बोला मैंने? एज पर सेक्शन 123। एज पर सेक्शन 123 क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 123 बोलता है, लिखो, इफ अ कंपनी या इन केस ऑफ inadequacy of profits और absence of profit, या तो प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है या प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है आपको। वेरी गुड, रूल 3 कनेक्ट होगा। वेरी गुड हर्ष सक्सेना, वेरी गुड स्मैश बीजीएमआई, काफी सारे बच्चों ने लिखा रूल 3। सो एज पर 123, अगर मान लो आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं या फिर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, द कंपनी मे डिक्लेयर्ड, द कंपनी मे डिक्लेयर द डिविडेंड, may declare the dividend out of accumulated profits free reserves, out of accumulated profits and free reserve as per the rule 3 of company declaration and payment of dividend rules 2014। अगर आपको रूल का नाम नहीं याद आ रहा तो आप सिर्फ इतना लिख दो, एज पर रूल 3 ऑफ द एप्लीकेबल रूल्स या एज पर रूल 3 ऑफ द रूल्स मेड देयर अंडर। ठीक है, तो भी आपका काम बन जाएगा। अब यहां लिखेंगे 4 कंडीशंस होती है। कितनी कंडीशन होती है? 4। हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? देयर आर 4 कंडीशंस। लिखो, एज पर रूल 3 dividend can be declared out of free reserve. As per rule 3, dividend can be declared out of free reserve. हाँ, क्या बोल रहे हो सर आप? आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या होता है? आउट ऑफ फ्री रिजर्व। एज पर रूल 3, द डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व आफ्टर कंप्लाइंग following 4 conditions. Condition number 1, rate of dividend shall not exceed the average rate of dividend of last 3 years. Of last 3 years. ठीक है, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड shall not exceed the rate of dividend shall not exceed the average of last 3 years. However, if company has not declared any dividend in last 3 years, then above condition is not applicable. देन ये अबव कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। कंडीशन नंबर 2, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व इज 10% ऑफ
पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। चलो दिमाग में क्वेश्चन आ गया, पूछ लेता हूं, यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा फ्री रिजर्व में? लेट्स सी कितने लोगों को आंसर आता है। इतने सारे लोग बैठ के लाइव क्लास देख रहे हैं, तो मुझे एक बार बताओ, ये फ्री रिजर्व के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? मैं भी देखूं जरा कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर। इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? हाँ जी आएगा, आएगा सर आएगा, चपेट खा लोगे मुझसे, आएगा। इसके अंदर फ्री रिजर्व के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व। सिर्फ बायबैक जब आप करते हो तो बायबैक में सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व के अंदर काउंट होता है, यहां नहीं काउंट होता। ओके, कंडीशन नंबर 3, अमाउंट सो ड्रॉन shall be first utilized to set off the losses of financial year in which dividend is declared। तो पहले आप लॉस सेट ऑफ करोगे। अमाउंट सो ड्रॉन फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस। मैक्सिमम निकाल कितना सकते हो? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। रेट ऑफ डिविडेंड नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, एंड लास्ट में बोलूंगा कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 क्या बोलता है कि रिजर्व जितना आपको निकालना है निकाल लो, निकालने के बाद रिजर्व में कितना पैसा बचना चाहिए, कितना पैसा बचना चाहिए लिखो। द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विड्रॉल, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉल shall be at least कितने परसेंट होता है बताओगे जरा, ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। रिजर्व का उतना परसेंट नहीं। हाँ वेरी गुड, रानी इनसाइट्स ने करेक्ट आंसर दिया, और नो 1P8U ने भी करेक्ट। क्या क्या नाम रखते हो तुम सब लोग, करेक्ट 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 एकदम करेक्ट। 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व के अंदर बचना चाहिए। ओहो, ओके ओके सर ओके। अब आ जाओ जरा यहां पर। इन द गिवन क्वेश्चन, कंडीशन 1, द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड is 20%. So 20% of paid up share capital, that is 10 करोड़ का 20%, 2 करोड़ can be मैक्सिमम डिविडेंड। फिर मैं आ जाऊंगा कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2 पे, कंडीशन नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है? कंडीशन नंबर 2 पे लिखा हुआ है अमाउंट कितना निकाल सकते हो, तो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन। मैक्सिमम आप कितना अमाउंट निकाल सकते हो? तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम आप अमाउंट निकाल सकते हो, मैक्सिमम आप अमाउंट निकाल सकते हो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10%। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, फ्री रिजर्व आपका 50 करोड़, यह आ गया आपका 60 करोड़, उसका 10%, यानी कि आप 6 करोड़ निकाल सकते हो। कंडीशन नंबर 3, फर्स्ट यूटिलाइजेशन फॉर लॉसेस, तो 6 करोड़ में से आप 40 लाख माइनस कर दोगे तो 5.4 CR आप एक्चुअल विड्रॉ कर सकते हो। कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4, as the maximum dividend can be given
is 20% because average rate of last 3 years is 20%. So amount withdrawn from free reserve is 2 करोड़। तो आप कितना रिजर्व में से निकाल पाओगे? 2 करोड़ निकाल पाओगे, क्योंकि आप भाई देखो पिछले 3 साल का एवरेज कितना है? 20%, उससे ज्यादा तो आप दे ही नहीं सकते, तो आप 2 करोड़ निकाल पाओगे। अच्छा, अगर ये ना लिखा होता, मान लो एवरेज ना लिखा होता, एवरेज वाली कंडीशन होती ना, इस क्वेश्चन में एवरेज रेट ना लिखा होता, फिर मैं कितने निकाल सकता था? मैक्सिमम 5.4 CR। फिर मैं कितने निकाल सकता था? हाँ सॉरी, 5.6 CR। फिर मैं कितने निकाल सकता था? 5.6 CR। फिर मैं 5.6 CR निकाल सकता था, यस और नो। बट अभी मैं 5.6 CR नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम दे ही 2 करोड़ सकता हूं, बिकॉज पिछले 3 सालों का एवरेज रेट कितना है आपका? 20%। सो अमाउंट कितना विड्रॉ होगा? 2 करोड़। आफ्टर विड्रॉल, आफ्टर विड्रॉल आपका रिजर्व था 50 करोड़, माइनस 2 करोड़, ये आपका बचा 48 करोड़। दैट इज मोर देन 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। 10 करोड़ का 15%, 1.5 करोड़। ये उससे तो ज्यादा ही है। सो कंपनी कैन लीगली डिस्ट्रीब्यूट ₹2 करोड़ एज डिविडेंड। तो आप 2 करोड़ रुपए क्या कर सकते हो? डिविडेंड दे सकते हो। सीआरआर भी नहीं आएगा ना, सीआरआर कहां से आ गया यहां पे? आप 2 करोड़ का क्या कर सकते हो? डिविडेंड दे सकते हो। यू कैन गिव द डिविडेंड ऑफ ₹2 करोड़। 2 करोड़ का आप डिविडेंड दे सकते हो। गॉट इट? जल्दी से बोलेंगे डन डनाडन डन। फटाफट बोलो, फटाफट। चलो अब इसके बाद आ जाओ, एक और क्वेश्चन हम करेंगे। सेम कंडीशन वाला क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है? थोड़ा सा अंतर है। सर थोड़ा सा अंतर क्या है? सुनेंगे जरा। इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में आप जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन कराया, उसमें ना आप पूरा पूरा लॉस में थे, ठीक है? तो आपने जो प्रॉफिट निकाला उसमें से पहले लॉस को सेट ऑफ मारा। जो अब मैं तुमको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसमें आप पूरा पूरा लॉस में नहीं हो, आपके पास प्रॉफिट है, बट वो प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। क्या बोला मैंने? वो प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। आपके पास प्रॉफिट है बट वो प्रॉफिट पूरा नहीं है, तो कोई बात नहीं, जितना प्रॉफिट है हम उतना प्रॉफिट यूज कर लेंगे, और प्रॉफिट के अलावा जितना और बचा वो हम फ्री रिजर्व में से निकाल लेंगे। जैसे इसमें तो आपने क्या करा? आपने प्रॉफिट, आपने ये आप 6 करोड़ निकाल सकते थे। 6 करोड़ में आपने पूरे 6 करोड़ निकाले, उसमें से 40 लाख का सेट, मतलब 6 करोड़ निकाल सकते थे, उसमें से 40 लाख को सेट ऑफ मारा। बट मैं बता रहा हूं ऐसा क्वेश्चन जिसमें अगर मान लो ऐसा हो जाए कि आपके पास कुछ प्रॉफिट हो, तो जितना प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट यूज कर लेना, बाकी अमाउंट आप रिजर्व यूज कर लेना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, May 24 के एग्जाम में आया था। इट इज गुड क्वेश्चन, और ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन काफी अटेम्प्ट पहले भी आया था। थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज फ्रेमिंग अलग थी, बट वैल्यूज यही थी, ठीक है? Long Boots Limited, a listed company, is engaged in the manufacturing of shoes and related accessories. The business is set on a recovery mode by induction of the new production manager, Mr. A. तो ये एक नया प्रोडक्शन मैनेजर लाए हैं जिसका नाम क्या? मिस्टर ए। The board of director of the company has recommended a dividend declaration of ₹50 lakh. वाओ, कंपनी कितने का डिविडेंड देना चाहती है बेटा? 50 लाख रुपए का। यहां पे रुपए दिए हुए हैं, परसेंटेज नहीं बोला, बोले 50 लाख का डिविडेंड देना चाहते हैं हम।
कम से कम 4-5 आयु, कम से कम आपको कितना है, आपको डिविडेंड देना कितना, 50 लाख। ओके सर दे देंगे आफ्टर अ गैप ऑफ 8 years, क्योंकि हमारे पास ना प्रॉफिट्स कभी हो ही नहीं पाते थे, हम डिविडेंड दे नहीं पा रहे थे। 8 साल बाद हम डिविडेंड देने जा रहे हैं, कितने रुपए का, 50 लाख का। डिविडेंड इज प्रपोज टू बी मेट पार्शियली आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट 16 लाख। आपके पास करंट ईयर का प्रॉफिट पड़ा है 16 लाख। मुझे बताओ फ्री रिजर्व में से कितना निकालोगे? आपके पास ऑलरेडी 16 लाख रुपए प्रॉफिट पड़ा है, आप फ्री रिजर्व में से कितना निकालोगे? सर हम फ्री रिजर्व में से निकालेंगे 34 लाख, क्योंकि 50 लाख हमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, 16 लाख हमारे पास पड़ा ही है, तो हम बचा हुआ जो 34 लाख रुपए है, वो 34 लाख रुपए हम कहां से निकाल लेंगे? फ्री रिजर्व से निकाल लेंगे। तो आपके पिछले 8 साल का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो 170 लाख है। अब यहां एक कैलकुलेशन क्या है वो मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा इन्होंने मैथ्स डाली हुई है यहां पे, कि आपकी जो पिछले 5 सालों का, 8 सालों का जो भी प्रॉफिट है, दैट इज 170 लाख एंड दिस इज 25% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी ये जो 170 लाख रुपए हैं, ये कंपनी की शेयर कैपिटल का 25% है। तो आपको इसका 100% करके कंपनी की शेयर कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आपको इसका 100% करके कंपनी की शेयर कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आपको बताना है क्या ये प्रोविजंस के हिसाब से है या नहीं है, एंड इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट कंप्लायंस मेट हुए या नहीं हुए, आपको अपनी कैलकुलेशन के साथ आंसर करना है। तो मैं बोलूंगा इसके अंदर सबसे पहले तो सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करोगे तो सेम एज अबव पहले चारों कंडीशन लिख देना। सेम एज अबव कंडीशन वाला पार्ट पूरा सेम आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं यहां से यहां तक कंडीशन वाला पार्ट पूरा सेम है, तो मैं दोबारा कॉपी नहीं करूंगा। आप यहां से लेके यहां तक वाला जो पार्ट है ना, ये एज इट इज सेम लिखोगे, सेम टू सेम एज इट इज आप सेम लिखोगे, बिल्कुल सेम वही चारों कंडीशन आपको एज इट इज लिखनी है यहां पे। उसके बाद मैं आगे चलूंगा और मैं यहां लिखूंगा इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। कितना अमाउंट डिविडेंड का डिक्लेयर हुआ है? 50 लाख। करेंट ईयर प्रॉफिट कितना है बेटा? सर करंट ईयर प्रॉफिट है हमारे पास 16 लाख। तो अमाउंट टू बी विथड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व, आप फ्री रिजर्व से कितना पैसा निकालने वाले हो? सर फ्री रिजर्व से हम पैसा निकालने वाले हैं 34 लाख। फ्री रिजर्व से हम पैसा निकालने वाले हैं 34 लाख। 50 लाख माइनस 16 लाख, 34 लाख, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं? 170 लाख। सो देयरफॉर पेड अप शेयर कैपिटल आपकी हो गई 170 लाख। अगर 25% है तो 100% कितना होगा? तो ये आ गया आपका 680 लाख। ये आ गया आपका 680 लाख, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 लिखो, कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। कंडीशन नॉट एप्लीकेबल as company has not declared, क्योंकि इसने बोला ना पिछले 8 साल में हमने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा है, तो इसका मतलब पिछले 3 साल में नहीं हुआ है। कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन लास्ट 3 years। तो कंडीशन नंबर 2, मैक्सिमम विड्रॉल। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10%, तो 680 लाख प्लस 170 लाख, इसका 10% आप विड्रॉ कर सकते हो, तो 85 लाख आप विड्रॉ कर सकते हो। 850 लाख का 10% दैट इज 85 लाख। 85 लाख रुपीज यू कैन विड्रॉ। तो आप तो निकाल कितने रहे हो? 34, but amount withdrawn to be withdrawn is 34 lakh। तो कंडीशन 2 met, कंडीशन 2 आपकी पूरी हो चुकी है, कंडीशन 2 इज met। फिर तीसरे अब थर्ड कंडीशन क्या बोलती है? पहले आप अपने लॉस से सेट ऑफ करो। इस क्वेश्चन में तो लॉस ही नहीं है, तो सेट ऑफ किससे करो? इस क्वेश्चन में तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है, तो कंडीशन 3 वैसे ही पूरी है।
कंडीशन 3 is met as company has profits in the financial year in which dividend is declared. तो लॉस ही नहीं है तो सेट ऑफ किससे मारूंगा? अब मुझे फोर्थ कंडीशन चेक करनी है, क्या 34 लाख निकालने के बाद रिजर्व में इतना पैसा बचेगा कि वो पेड अप शेयर कैपिटल का 15% है? कंडीशन नंबर 4, बैलेंस इन रिजर्व्स 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो 680 लाख का जरा 15% निकालो, कितना आएगा ये? 102 लाख। फ्री रिजर्व अभी आपको कितने दे रखे हैं? 170 लाख। अमाउंट टू बी विड्रॉन, कितना पैसा आप निकालने वाले हो? 34 लाख। बैलेंस आफ्टर विड्रॉल कितना हो जाएगा? मेरे को बताओगे कितना आएगा बैलेंस आफ्टर विड्रॉल? 170 लाख माइनस 34 लाख, कितना आ रहा है? 170 लाख माइनस 34 लाख, वेरी गुड, ये आएगा 136 लाख। दैट इज मोर देन 102 लाख। सो कंडीशन 4 इज मेट। सो लीगली Long Boots Limited can declare the dividend of ₹50 लाख। तो कंपनी बड़े ही प्यार से, बड़ी ही मोहब्बत से 50 लाख रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है इस पूरी कैलकुलेशन के। यू कैन डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख रुपए का आराम से डिविडेंड बांट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज डन चनाचन जान। कुछ क्वेश्चंस और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस के डिविडेंड के मैं बोल रहा हूं, सेल्फ प्रैक्टिस करके देखना। जो राइटिंग प्रैक्टिस नंबर 1 थी ना, वो वाली पीडीएफ निकालना, वो वाले क्वेश्चंस करना। उसमें 8-9 क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो वाले क्वेश्चन जरूर करना। अब इसका एक होमवर्क क्वेश्चन मैं टेलीग्राम के अंदर डालूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने कल इन कॉर्पोरेशन के क्वेश्चंस भी डाले थे, अगर आपने ट्राई किए। देखो, जब आप तुम ट्राई करोगे उसमें तुम्हारा फायदा है, अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। अब एक सेम चीज सब लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, बट यही में से कुछ बच्चे 70+ लेके आ जाएंगे, कुछ बच्चे एग्जाम्पशंस के साथ पास होंगे, और कुछ बच्चों का फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो लोग अभी भी वो डिटर्मिनेशन के साथ, वो सिंसियरिटी के साथ आप लोग उस डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर रहे हो। तो मैंने तो टेलीग्राम में डाल दिए थे चैप्टर 2 वाले क्वेश्चन भी, अगर आपने अभी भी नहीं करे तो वो भी कर लेना। मैं इसके भी क्वेश्चन आपके टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। गॉट इट? क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। तो डेफिनेटली यू हैव टू डू कमेंट। वो प्यारे प्यारे जो कमेंट तुम करते हो, योर कमेंट इज माई द अल्टीमेट मोटिवेशन, अल्टीमेट इंस्पिरेशन टू मी। कोई भी अगर टेलीग्राम वाले क्वेश्चन में किसी में भी डाउट होता है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द टेलीग्राम, डीएम कर देना मेरे को, मैं रिप्लाई कर दूंगा वॉइस नोट के थ्रू। कोई भी डाउट रहे तो यस यू कैन आस्क, और बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने प्यार भरे कमेंट जरूर लिख के जाना, जो भी आपका फीडबैक है, जो भी चीज है वो जरूर कमेंट के अंदर लिख के जाना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय।